नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस पर। आज हम बात करते हैं गुलाम वंश की। और पिछले चैप्टर में हमने बात की थी गौरी की, यानी मोहम्मद गौरी की बात की थी। और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में से आपके अगर क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस गुलाम वंश में से मैं आपको इस जो गुलाम वंश है ना, इसे आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से कवर हो गए और आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि इसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए ना, वो किसी न किसी शासक के गुलाम थे एक दूसरे के। ये देख सकते हो आप, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है तो ये किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ओके, और जितने भी शासक गुलाम रहे हैं वही उस शासक का दामाद भी रहा है, यानी कि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम तो था ही, साथ में उसका दामाद भी था। और जब इसका गुलाम आएगा, अब बाद में इसके बाद में शासक बनेगा, वो इसी का गुलाम बनेगा और फिर वो इसका दामाद भी रहेगा। यानी कि इस वंश के जितने भी शासक हुए हैं वो किसी न किसी के गुलाम और दामाद जरूर रहे हैं हर शासक के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, 1206 ईस्वी में स्थापना की थी। राजधानी क्या थी? लाहौर को राजधानी बनाया था अपनी। और उपाधि क्या धारण की थी इसने उपाधि धारण की थी लाख बख्श। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि है कि लाख बख्श की उपाधि धारण की थी इसने। गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वैसे तो इसने और भी उपाधियाँ धारण की थी, जैसे कुरान खान यानी कुरान का ज्ञाता, ऐसी उपाधियाँ इसने धारण की थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट और एग्जामों में पूछी गई है आज तक, ये एकमात्र उपाधि ऐसी है जो एग्जामों में पूछी गई है। और मैं आपको वे फैक्ट, मतलब वो फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपका एक भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं वही फैक्ट लेके आता हूँ जो एग्जामों में पूछे गए हैं, ताकि आपका एग्जाम से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाए। तो ये उपाधि आपको याद रखना है। मैं आपको इसमें जितने फैक्ट बताऊंगा ना, वो आपको याद रखनी है। 100% उनमें से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैं जो फैक्ट लेके आता हूँ ना, पहले पिछले पेपर उठा के देखता हूँ। आज तक जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन, उनको ही मैं दोबारा रिविजन करवाता हूँ। यानी कि मेरा मकसद ये रहता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, यानी कि वो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और उसके अलावा भी जो जानकारी होती है, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, वो सारी जानकारी बताता हूँ। और इस वंश के बारे में आपको पूरी डिटेल पूर्वक पूरी जानकारी बताऊंगा। तो चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि अब हम बात कर रहे थे इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों की बात करेंगे अब हम, यानी कि इसने क्या क्या बनवाया था, क्योंकि निर्माण कार्यों में से भी आपको पता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसने एक चीज़ तो ये याद रखना है, इसके 2 निर्माण कार्य महत्वपूर्ण और दोनों ही याद रखने हैं। देखो, एक तो यह है कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली में बनवाया था इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ओके, ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में स्थित है। ओके, दूसरा निर्माण कार्य में याद रखना आपको 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि मैंने आपको चौहान वंश पढ़ाया था, उसमें बताया था। और ये कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ओके, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ही चल रहा है। इस चैप्टर में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। ओके, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। ओके, लेकिन इसके बारे में मान्यता ये भी है कि ये अर्णोराज द्वारा बनाई गई जो वो थी ना, यानी कि संस्कृत पाठशाला थी, उसके ऊपर इसने तुड़वा किया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा इस कारण है कि यहाँ पे 2.5 दिन का उर्स लगता है, एक पंजाब पीर शाह का उर्स लगता है, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। नहीं तो आप 2.5 दिन के झोपड़े का नाम अंदाजा से आप ये अंदाज़ा लगाओगे कि ये 2.5 दिन में बनाया गया था या 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो ये 2.5 दिन का 2.5 दिन में बनवाया नहीं गया था। यहाँ पे पंजाब पीर शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ओके, अच्छे से कवर हो गया होगा। आगे चलते हैं। और इसके निर्माण कार्यों में एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो कुतुब मीनार है ना, इसके निर्माण कार्य की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन ये मात्र एक ही मंजिल बनवा पाया था और फिर ये ऊपर चला गया था, उसके ऊपर नहीं, ऊपर ही चला गया था, यानी कि ये इसकी मृत्यु हो गई थी फिर।
कहीं ऊपर जाने का मतलब ये समझो कि आप एक मंजिल बना के उसके ऊपर चढ़ गया था, नहीं ऐसा नहीं है, क्या ऊपर चला गया था, यानी इसकी मृत्यु हो गई थी और ये मात्र एक ही मंजिल बनवा पाया था। फिर जब इसका गुलाम जब वो बनता है ना शासक, तो कौन, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था फिर इसे जो कुतुब मीनार है इसे पूरा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश आएगा। आपको ये देगा ऑप्शन में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक देगा ऑप्शन में आपको, लेकिन वो नहीं करना है, कुतुब मीनार को आपके इल्तुतमिश करना है, इल्तुतमिश ने करवाया था पूरा। तो ये तो एक मंजिली बनवा के ऊपर चला गया था। ओके, आगे देखते हैं अब देखते हैं कि इसका एक सेनापति था, कौन, बख्तियार खिलजी। ये बहुत ही क्रूर, या मान लो कि बहुत ही क्रूर सेनापति था, इसका अत्याचारी सेनापति था, ये भी मान सकते हो आप इसे। क्योंकि इसने क्या किया था, ये भाई सब्जी वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, नालंदा। नालंदा आपको पता है कहाँ पे, बिहार में पड़ता है। वहाँ पे जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे किताबें देखते हैं, किसकी, संस्कृत की। वहाँ पे आपको पता है कि संस्कृत में वो मतलब बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, और वहाँ पे हर धर्म के लोग पढ़ने आते थे। ज़्यादातर वहाँ पे संस्कृत की बुकें मिलती थी, यानी कि संस्कृत को ज़्यादातर उस टाइम पे संस्कृत का ज़्यादा उपदेश चलता था। तो ये वहाँ पे जाता है नालंदा विश्वविद्यालय में, और उसमें आग लगा देता है और उसे तहस नहस करवा देता है। कौन, बख्तियार काजी खिलजी या बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था ये। इस कारण कहते हैं ये बहुत ही क्रूर सेनापति था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था और उसे तुड़वा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय क्या किया था इसने, तुड़वा दिया, आग लगवा दी पहले इसमें, और फिर उसे तुड़वा दिया, और जितने भी ग्रंथ थे सारे ग्रंथ जलवा दिए थे इसने। ओके, आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। ओके, एक बार फिर से आप इनका रिवीजन कर लेना, मैं आपको लास्ट टाइम रिवीजन करवा दूंगा इनका। अब देखते हैं अब हम इसके दरबारी कवि की। किसके दरबारी कवि की, हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। याद रखना, आप कहीं उसे भूल जाओगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं हम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि कौन कौन थे। वैसे तो बहुत से होंगे, आपको उनसे क्या लेना देना, आपको तो उन्हीं से मतलब है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है। तो इनके दो जो दरबारी कवि है उनका वर्णन मिलता है एनसीईआरटी में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं जो भी जानकारी लेके आता हूँ एनसीईआरटी बेस लेके आता हूँ, क्योंकि बाकी टीचर क्या करेंगे, आपको ये मान लो कि आपको इतनी जानकारी पढ़ा देंगे, इसके बारे में इतनी जानकारी पढ़ा देंगे, यानी कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं यार। इतनी जानकारी तो शायद किसी को ही मिलेगी, वो मतलब गूगल कर करके लाते हैं एक एक जानकारी। लेकिन उनमें से समझ लो जो बाकी टीचर पढ़ाते हैं ना आपको, उनमें से आपको 50% जानकारी काम की रहती है, क्योंकि उनमें से जो 50% जानकारी है ना, उसी में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आपको भी पता है ये चीज़ तो, कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, एनसीईआरटी से पूछता है, एनसीईआरटी से। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, आप खुद ही उठा के देख लेना, बुक एनसीईआरटी से मिलेंगी। और जितनी एनसीईआरटी में जानकारी है वो मैं सारी जानकारी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। एनसीईआरटी में से समझ लो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है इसमें से, क्योंकि पूरी जानकारी जितनी भी एनसीईआरटी में है ना, सारी जानकारी ला रहा हूँ। उसके अलावा भी कोई जो महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगती है वो भी लेके आ रहा हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए। क्योंकि अगर वैसे फिर और टीचरों की तरह करूँ, अगर मैं भी मान लो कि आपको 100% मतलब कहीं कहीं से अलग अलग सोर्सेज से आपको सारी जानकारी लेके आऊँ और पूरी जानकारी पढ़ाने बैठ जाऊँ ऐसे, और ना ही आपको उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको क्या लगेगा, क्योंकि आपका उसमें एक तो टाइम बर्बाद, दूसरी चीज़ कि आपके एग्जाम में क्या होगा, आप 50% क्वेश्चन है ना वही इसमें से आएंगे, तो आपके बाकी क्वेश्चन भी रह जाएंगे इनके चक्रों में। आप 100 क्वेश्चन याद करोगे तो आप वो 50 क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। इस कारण कहता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तो उन्हीं को पढ़ा करो आप, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों का क्या है, जो बाकी टीचर करेंगे तो सारी जानकारी कहीं ना कहीं से लाते रहते हैं, लेकिन वे भी ज़्यादातर तो यही जानकारी पढ़ाएंगे आपको। जो अच्छे टीचर होते हैं, जो बड़े टीचर हैं जिनका काफ़ी नाम हो, वो यही जानकारी पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ छोटे मोटे टीचर होते हैं ऐसे भी जो वीडियो को लंबा करने के लिए काफ़ी जानकारी लाते रहते हैं, पता नहीं कहीं कहीं से। तो इसके 2 दरबारी लेखक थे, कौन कौन से, एक आपको याद रखना है हसन निजामी, जिसकी पुस्तक थी ताज उल नासरी। ये पुस्तक है इसकी हसन निजामी की, और ये महत्वपूर्ण लेखक है इसका, और इसकी पुस्तक भी ध्यान में रखना है, ताज उल नासरी। ओके, याद रह जाएगा, मुझे पता है क्योंकि मैं इतने फैक्ट लेके आता हूँ जो महत्वपूर्ण है। दूसरा जो लेखक है वह है मिनहाज उस सेराज। दूसरा लेखक कौन है, मिनहाज उस सेराज। आपको ये नाम ही चाइनीज लगेगा, लेकिन चाइनीज नहीं, ये तुर्क है, यानी कि ये तुर्की आक्रमणकारी था, तुर्की मुसलमान था, यानी कि ये तुर्क आक्रमण थे, यानी तुर्क के निवासी थे मूलतः। तो नाम क्या है इसका, मिनहाज उस
सिराज। ओके, पुस्तक कौन सी लिखी थी इसने? तबकात ए नासरी। कौन सी पुस्तक है? तबकात ए नासरी, ये इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ओके, आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है। यानी कि जो कुतुबुद्दीन है उसका यहीं पे खेल खत्म हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? ये डेट काफ़ी बार पूछी गई है। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। कैसे इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिर जाता है तो फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो यही पे इसका खेल समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि इसे कहाँ पे दफनाया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, अब देख लो आप, ये मर गया फिर भी इसे दफनाने तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इसे कहाँ पे दफनाया गया था। तो इसे दफनाया गया था लाहौर में। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर में, क्योंकि इसी की राजधानी भी लाहौर ही थी। उस टाइम दिल्ली को इसने राजधानी नहीं बनाया था, तो इसे लाहौर में दफनाया गया था। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक और फैक्ट, यानी कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी था ना, वो कौन हुआ था? आराम शाह हुआ था। आराम शाह इसका उत्तराधिकारी हुआ था। अभी आप बोलोगे कि आपने तो इल्तुतमिश बताया था जो इसका गुलाम था, लेकिन वही था। लेकिन बता रहा हूँ ना आपको मैं कि इसका जो उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह, लेकिन वो कितने दिनों के लिए हुआ? 8 महीनों के लिए मात्र। इसका उत्तराधिकारी आराम शाह है, शासक बना 8 महीनों के लिए। 8 महीनों के लिए शासन कर लिया, लेकिन फिर वही बात, इसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, उसने इसकी हत्या कर दी। किसकी? आराम शाह की हत्या कर दी और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। कब? 1211 ईस्वी में। और 1211 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। ओके, तो ये थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारे फैक्ट जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है।